हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 3 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज 4th नंबर का पेपर रहेगा। जिन भी साथी ने अभी तक वो 3 पेपर नहीं देखे हैं, वो अवश्य उन 3 पेपर्स को देख लें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। आपके एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई, विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 18,700। इसमें क्या बोल रहा है? 15% की हानि होती है, यानी कि 100/85 की वैल्यू है ये। अब क्या बोल रहा है? 15% का लाभ होना चाहिए, यानी कि 115/100। 100 से 100 कट गया, ये 5 से कटेगा 17 बार, ये 5 से कटेगा 23 बार। 17 से इसको काटो, 17 एकम 17, एक बच गया, 17 हो गया 1100। तो 1100 गुणा 23, 2 जीरो एक साथ लगा देंगे, 3 2 5, ये 2 जीरो 2 जीरो, यानी कि आपका आंसर हो गया 25,300 रुपये का उसका विक्रय मूल्य रखा जाना चाहिए, जबकि उसको 15% का लाभ कमाना है। तो समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, देखिए भाई, ए की क्षमता आपको दे रखी है 32, सॉरी, ए के दिन दे रखे हैं आपको 32 और बी के आपका कुछ नहीं दे रखी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए के हिसाब से ही अपन दिन मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल काम कितना है? 32 ही मान लो। टोटल काम हो गया 32। तो ए एक दिन में कितना करता है? 1 करता है। ठीक है, बी की कार्य क्षमता यानी कि जो है ए से 60% अधिक है, तो बी 1 करता है, सॉरी, ए 1 करता है, तो बी कितना करेगा? 1.6 करेगा, 60% अधिक होगी। जब ये बी एक दिन में 1.6 काम करेगा तो कुल 32 काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो 32/1.6, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दी, 16 से 2 बार 20। तो बी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देगा? 20 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा। यही आपसे पूछा गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें आपको यहाँ कहीं भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कार्य कुशलता कम या ज़्यादा दे रखी है तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड रहेगा आपको। अगर आप एक्स या वाई या कुछ भी मान के आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए भाई, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? जो दो संख्याएं हैं, 2 गुणा 3 गुणा एक्स। एक्स क्या है यहाँ? एक्स है आपका मैसे, यानी कि HCF। ठीक है, अगर यहाँ से आपसे HCF पूछ लिया जाए तो हम HCF भी निकाल सकते हैं। 84, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 दूना 6, इसके नीचे जाएगा तो 84/6 कितना आ गया? 14 आ गया। अगर आपसे इसका HCF पूछ लिया जाए तो HCF यानी कि में से 14 होगा। और अब पूछ लिया आपसे संख्याओं का योग, संख्या क्या है? 2 और 3, यानी 2 + 3 यानी कि 5 गुणा 14, 14×5 70। इसमें एक्स ऑलरेडी, या कोई भी एक एक्स नहीं मानो आप, क्योंकि एक्स हमने HCF को मान लिया। तो आप एक्स नहीं मानो तो ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ जो मानोगे तो रेशियो में क्या है, वो कट ए मान लो तो क्या कट जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 70 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बड़े अगले प्रश्न की ओर। 68.27 माइनस 140.1 प्लस 99.99 गुणा 7.9 की वैल्यू क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चंस को हम निकटतम वैल्यू से सॉल्व करते हैं।
ठीक है। हालांकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें निकटतम वैल्यू के हिसाब से ही आपसे पूछा जाएगा। यहाँ हमने डायरेक्ट नंबरिंग कर दी है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा 68.27 का 68 ही ले लेते हैं, 140, ठीक है, प्लस ये 10 गुणा ये 8। सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई या डिवाइड, पर इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो इसमें है नहीं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई 80 प्लस, ठीक, ये दोनों जोड़े तो कितने हो गए 148 हो गए, इसमें से 140 गया तो आपका बच गया कितना 8। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया। ये हम निकटतम वैल्यू से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और हालांकि आप ऑप्शंस भी देखेंगे तो ऑप्शंस भी आपके आसपास में कहीं नहीं है, बहुत दूर दूर है। जैसे इसमें काफ़ी डिफरेंस है, इसमें भी 8 का डिफरेंस है, इसमें भी 17 का डिफरेंस है। समझ में आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया 8 हो गया। बड़े अगले प्रश्न की ओर। 4.32 गुणा 4.32 माइनस 2.64 गुणा 2.64 बटा ये। तो ये क्वेश्चन जो है इस टाइप से लिखा हुआ है, 4.32 गुणा 4.32, ठीक है, माइनस 2.64 गुणा 2.64 बटा पूरे के नीचे है 1.68। अब आप इसमें एक चीज़ ये देखिए, ये क्या है, ए है, ये भी ए है, तो ए स्क्वायर माइनस इसको बी मान लेते हैं, बी स्क्वायर बटा, अभी 1.68 कैसे आएगा कि 4.32 में से हम 2.64 घटाते हैं तो 1.68 आता है, तो यानी कि ए माइनस बी। ये आपकी एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी नीचे है ये, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बचा क्या ए प्लस बी। तो 4.32 और 2.64 को जोड़ दीजिए, 4.32 बटा सॉरी प्लस 2.64, 4 2 6 9 प्लस 6, तो 6.96 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें बस मेन जो काम रहा है हमारा क्वेश्चन में वो ये है कि आप इसको एलजेब्रिक इक्वेशन में समझें कि ये एलजेब्रिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाली बात। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पर समान राशि का समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक नई अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, पहला साल ये हो गया, दूसरा साल ये 8% लगता है, दूसरे साल में 8% लगता है। ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इसका 8% और लगेगा, यही होता है, तो 0.64 टोटल। अगर आपसे पूछें तो साधारण ब्याज तो हो गया आपका 16 और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया आपका 16.64। ठीक है, अब देखिए आप 16 का मतलब क्या दे रखा है आपको, 1000 दे रखा है, ये दिया हुआ है आपको, तो 16 बराबर है 1000 के। हम क्या करें 16.64 निकाल लें, या फिर हम ऐसे करते हैं 0.64 निकाल लेते हैं कि 16 का तो हमें 1000 दे रखा है, 0.64 निकालेंगे तो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो 16 की वैल्यू 1000 दे रखी है, तो 0.64 की क्या रहेगी 1000 बटा 16 गुणा 0.64 बटा 0.64। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट हटा दिया और नीचे हमने 2 जीरो है पॉइंट के बाद, 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो हमने 2 जीरो लगा दी। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 16 से कितना कट गया 4, तो 4 गुणा 10 40, तो 0.64 की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई, और 16 की वैल्यू हमको दे रखी है 1000, तो टोटल क्या हो गई 1040। तो ब्याज कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज दो साल की अवधि का 1040 हो गया। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। और इस टाइप का जो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन करने में भी टाइम कम लगेगा और आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। ठीक है, इन अप्रोचेस का आप एग्जाम में भली भांति उपयोग करें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, और ग्रुप डी का जो रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेक्शन है वो ओनली मैथ्स और रीजनिंग पे ही टिका होता है।
क्यों? क्योंकि जीके तो आपको आती है उतनी ही, हो सकता है दूसरे को आए, हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा पढ़ ली तो आप 2 3 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लें, लेकिन जीके में क्या सब लगभग 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 बराबर रहते हैं। लेकिन जिसकी मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा अच्छी होती है वो बाजी मार लेता है। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की। उस उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके आधार 15 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर? समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा ऊंचाई, यानी कि, ठीक है, लंबाई यानी कि आधार गुणा ऊंचाई लिख दो, चाहे से आप ये लो आधार गुणा ऊंचाई लिख दो, तो वही बात है। ठीक है, आधार कितना है? 15 है, ऊंचाई कितनी है? 6 है, 15 6 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका आंसर है। ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की ओर। सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं एग्जाम में कभी भी, कुछ 4 5, जैसे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 में से मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके टफ देगा। टफ का मतलब थोड़े से लेंथी दे देगा, बाकी तो सारे इजी होते हैं। ठीक है, यदि चतुर्भुज ABCD में कोण ABCD के माप 2:3:5:6 का अनुपात में है तो चतुर्भुज क्या है? तो भाई पतंग है, समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है, समलंब चतुर्भुज है। तो देखते हैं भाई, ABCD, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 2, इसकी दे रखी है 3, इसकी दे रखी है 5, और इसकी दे रखी है 6। समांतर चतुर्भुज, ये पतंग तो हो नहीं सकती क्योंकि ये अलग अलग दे रखी। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आपके कि एक ही टाइप के एंगल होते हैं। ठीक है, वर्ग है, वर्ग में भी आपके जो एंगल है या वो एक ही, यानी कि 90 डिग्री के रहेंगे। ठीक, अब समलंब चतुर्भुज का देखिए। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, ये जो तो ऊपर नीचे के एंगल है, यानी कि जो ये जो रेखा कट कर रही है, ये आंतरिक एंगल है, अंदर के जो एंगल है, इनका सम दूसरे वाले अंदर एंगल के सम के बराबर होना चाहिए। तो ये समलंब चतुर्भुज रहेगा। तो 6 + 2 8, 5 + 3 ये भी 8, तो ये दोनों बराबर है, तो इसे हो गया समलंब चतुर्भुज हो गया। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास की लंबाई 21 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2r + πr। ठीक है, 2r यानी कि व्यास है, आपको दिया हुआ है, प्लस πr यानी कि 22/7 गुणा 21/2 लिख दें। आर को डायरेक्ट 21/2 लिख दे भाई, 10.5 करेंगे फिर उसको कट करेंगे तो टाइम लग जाएगा, 21/2 लिख दे। इस टाइप से आप ध्यान रखें कि अपन 21/2 भी लिख के और सीधा सोल्व कर सकते हैं। कितना? 3 बार, ये 11 बार, ये 21 तो है ही आपका, 11 3 33, टोटल हो गया 3 और 1 4, 5 2 3 और 2 5, 54 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया आपका? तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो गया? 54 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। सरल कीजिए, सरल करें भाई। 423 × 423 माइनस 325 × 325 अपॉन 423 माइनस 325। ये जो क्वेश्चन है हमने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप से इस क्वेश्चन के जो डिवाइड है ये पूरे के नीचे है, यहाँ पे है ना। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको 423 माइनस 325। ठीक, ये क्या बन रहा है? वही a²। ये क्या बन रहा है आपके? -b²। नीचे क्या बन रहा है? a - b, तो ये वही बनेगा a² a + b और a - b अपॉन a - b। a - b से a - b कट गया, a + b यानी कि 423 + 325। ये हो गया आपके 8, ये हो गया 4, ये हो गया 7, तो ये क्या हो गया? 748 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें और अपने अन्य साथियों के साथ में भी क्लासेस को शेयर कीजिए। 1 + sin a रूट में अपॉन 1 - sin a रूट। ये क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ है, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a।
ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो है माइनस है तो इधर क्या करेंगे हम, प्लस वाली साइन ए से गुणा कर देंगे, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा और बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए भाई आपका यहाँ पूरे पे रूट लगा हुआ है। ठीक है, ये तो ये एज इट इज रहेगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ऊपर वाला सेम रहेगा। तो अब देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए, हम इसका रूट हटा देते हैं नीचे से, कॉस ए। ठीक, रूट हटा दिया दोनों साइड से, क्यों, क्योंकि ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, देखिए तो 1 अपॉन, इसको अलग अलग ले देते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए होता है। यही आपका ऑप्शन में दिया है, सेक ए प्लस टेन, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया। देखिए हमने क्या किया, ये जो है इसको अपोजिट जो साइन है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ऊपर बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नीचे बन गया। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर है, और ऊपर से ये स्क्वायर है, इसको हटा दिया क्योंकि रूट है। ये वैल्यू बन गई है आपकी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या होएगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो सेक ए प्लस टेन ए आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। बड़े अगले प्रश्न की ओर। 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 व्यक्ति रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई वृद्धि की प्रतिशत क्या है। भाई पहले दिन 1500 गए थे, अगले दिन 1680 गए, तो कितने बढ़ गए, 1500 से 1680 हो गए। कितने बढ़ गए, 180 बढ़ गए। किससे बढ़ गए, 1500 से बढ़ गए, गुणा 100, 2 0 2 0, ये कटेगा 1 और ये 2, यानी कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई सर, 12%। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया, सीधा सा क्वेश्चन था ये वाला। बड़े अगले प्रश्न की ओर। 10 और 50 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात के लिए क्या होता है, जो ये सेकंड नंबर है इसका स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। मैं आपको एक बार और समझा दूँ, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो ये हो गया मध्यानुपात, ये हो गया प्रथमानुपात और ये तृतीय अनुपात। कभी कभी क्या होता है, प्रथम अनुपात पूछ लिया जाता है, तृतीय अनुपात दे दिया जाता है, मतलब बहुत रेयर केस में होता है। अधिकतर आपको तृतीय अनुपात या मध्यानुपात पूछा जाता है। तो ये बन गया बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी क्या है, 50 गुणा 50 बटा 10 कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये ए है सी है। ठीक है, ये कट के 50 गुणा 5 250, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। बड़े अगले प्रश्न की ओर। 15x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 120 के मूलों का योग क्या होगा। देखिए भाई, मूलों का योग के लिए मैंने पहले भी आपको कराया था। ये होता है, मूल है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अगर योग करते हैं तो, और इनका गुणा करते हैं तो सी अपॉन ए। ये इक्वेशन होती है ए बी और ये सी में। ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 20/15 यानी कि 4/3, माइनस का 4/3। इस प्रश्न का आंसर तो हो गया। अगला आपसे पूछा है, अगर पूछ ले कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो 120/15 यानी कि साइन का है माइनस का, माइनस 120/15, 15 से कट गया कितनी बार, 8 बार, तो -8 इसका गुणनफल आ जाता। अगर आपसे गुणनफल पूछ लेते तो, इसमें तो आपसे योग पूछा है तो आपका योग आ गया। समझ में आ गया। पढ़े अगले प्रश्न की ओर।
चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को 420 रुपये में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य देखिए भाई, देखिए 12 SP बराबर 12 CP होंगे, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, माइनस 7 CP। क्यों किया हमने भाई? 12 वस्तु थी खरीदी, जब भी तो 12 बेची, तो 12 खरीदी थी 12 बेच दी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 7 क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो गई, तो माइनस 7 CP, ठीक है। तो 12 SP बराबर 5 CP। CP क्या हो गया आपका? 5 और ये 12, ठीक है। 5 क्या है यहाँ पे? SP है, और इस 12 CP है। अब क्या बोल रहे हैं कि 12 CP के SP के बेचने, मतलब 12 वस्तुओं के बेचने पर 5 वस्तु के अमाउंट आया। अमाउंट तो 5 वस्तु का ही आया ना आपके पास, तो कितने का है? एक 420 का टोटल, तो 5 वस्तुएं कितने की हो जाएंगी? 84 की हो जाएंगी। यही आपका आंसर। समझ में आ गया ना आपको ये? ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की। अगर डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर देना इस वाले क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको वापस उस क्वेश्चन को अगली क्लास में समझा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को या इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऑप्शन से करिए। ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से देखिए कैसे करेंगे। छोटी संख्या दे रखी है, यानी कि 9 है तो बड़ी 10 है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 131 बैठ रहा है। 313 बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा, हटाओ, 9 नहीं है। पहला है 13, अगला है 14। ये होता है 169 होता है इसके वर्ग, इसका होता है 196। 9 और 6 15, 5 बन रहा है, यहाँ तो 3 बन रहा है, ये भी नहीं है। 14 और ये 15, ये होता है 196, ये होता है 225। ये 6 और ये 5 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। 12 और 13, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 169। 4 और 3 9 और 4 13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरा तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें हमने आपको या हमको किसी को भी टाइम नहीं लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगी होगी। ठीक है, चारों ऑप्शन हमने चेक कर लिए। ये तो हो गया बेसिक तरीका, मतलब सॉरी, ये तो हो गया अपना जो बोलते हैं ना अपने फाडू मेथड। ठीक है, ये तो हो गया अपन जैसे करना चाहे वैसे कर लिया। ठीक है, एक इसका बेसिक तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिक तरीके में थोड़ा सा ये लेंथी पड़ जाएगा और आपको टाइम भी लग सकता है एग्जाम में। मैं तो इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम दूँ या करूँ तो इस टाइप से ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, इसका आंसर 12 आ ही गया। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या x, ठीक है, और क्रमागत है, तो दूसरी संख्या हो गई x+1। इनका स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है आपको 313। करो भाई, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 313। 313 तो कांस्टेंट है, हम इसको लास्ट में भी लिख लेंगे। ये क्या बन गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक है इधर 312 हो जाएगा उधर, तो माइनस 312 लिख सकते हैं इधर आके। ठीक है, एक है उधर चल जाएगा 312 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156। ये 2 भी उधर जाएगा तो 0 हो गया, नील हो गया। अब एक इक्वेशन बन गई अपनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156। अब 156 का इस टाइप से गुणा वो करो, क्या बोलते हैं, डिवाइड करो कि एक्स बच जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156, सही है। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 13, यहाँ से भी 12 कॉमन ले लिया, माइनस 12, सॉरी, एक्स प्लस 13। एक तो बन गया आपका एक्स प्लस 13, एक बन गया एक्स माइनस 12। तो प्लस वाला है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया? 12 आ गया। छोटी संख्या क्या आ गई आपकी? 12 आ गई, और एक्स प्लस 1 है वो हो जाएगा 13, छोटी संख्या हो गई 12। ये आपका 12 आंसर हो गया। अब आप इतना लॉन्ग मेथड से आप इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अपन ने जब भी स्पीडली किया तो भी अपने को मेरे हिसाब से 1 से 1.5 मिनट आपको और हमको लगे। तो इस क्वेश्चन को आप मेरे हिसाब से
जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 12 + 12 × 12 - 12/12, इसमें हम बोर्ड मास का यूज करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास सबसे पहले करेंगे डिवाइड, तो ये 1 बन गया, ये करेंगे 144 यानी 12 × 12 और ये हो गया 12, ये दे रखा है आपको। 12 + 144 करेंगे, फिर 1 माइनस कर देंगे, तो 12 + 11 ही कर दें सीधा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सॉरी 12 क्या 144 + 11 कर दें डायरेक्ट। ठीक है, क्या हो गया 155 हो गया। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ वापस से। 12 का 12, 12 × 12 क्या होता है 144 होता है, और यहाँ से 1 बन गया, तो ये बन गया 11, तो 144 + 11 जो कि क्या होता है आपका 155 होता है। समझ में आ गई? ये बोर्ड मास का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू प्लस प्लस वाली है उनको एक साथ जोड़िएगा। हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में, जैसे क्या कर रहा है 10 - 2 + 5, तो हम क्या करते हैं 2 + 5 यानी कि 7 कर देते हैं, और 10 में से 7 गया तो हम आप जल्दी जल्दी में 3 आंसर लगा के आ जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये होता है 10 + 5 15 - 2 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 13 होगा, मतलब इस पॉइंट का। ठीक है, तो ये जल्दीबाजी में आप एग्जाम में हर किसी स्टूडेंट की फितरत होती है, कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है, लेकिन है ना ये चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि आपके वहाँ जो पॉइंट्स के जो मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, फाइनल सिलेक्शन में आपको वही हेल्प करेंगे। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 8 पुरुष 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं। एक महिला इसे कितने दिन में बना लेगी, या एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 8 पुरुष + 12 महिला 10 दिन, ये काम बराबर है। 6 पुरुष + 8 महिला 14 दिन में, इसको काट देंगे हम पहले 5 और 7, 8 × 5 = 40 पी + 12 × 5 = 60 एम बराबर है 7 × 6 = 42 पी + 8 × 7 = 56 एम। पी इधर ले आओ तो 2 पी बराबर 4 एम, तो 1 पी बराबर कितना हो गया 2 एम। ये जो 1 पी बराबर 2 एम आया, इसको एक इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो 1 पी यानी कि 1 पुरुष 2 महिला के बराबर है, तो 8 पुरुष 16 महिला + 12 यानी कि 28 महिला काम कितने दिन में करती है 10 दिन में, तो 28 × 10 टोटल काम क्या आ गया आपका 280 आ गया। अब एक महिला पूछा है इसने, तो एक महिला तो एक ही काम करेगी, तो 280/1 आंसर क्या आ गया आपका 280। अगर यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि 10 महिलाएं कितना काम करेंगी, तो बटा यानी कि भाग 10 कर देते, तो आपका 28 दिन का आंसर आ जाता, 28 दिन आंसर आ जाता। जो भी यहाँ पे जो दिया हुआ था उससे यहाँ पे हम डिवाइड कर देते, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके 280 दिन हो गया। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से विभाज्य है। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहले 18 के आप फैक्टर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर गुणा 2, 15 का करिए 3 × 5 और 21 का करिए 3 × 7, यानी कि 3 तो सब में कॉमन है। तो पहले क्या करें, ऑप्शंस देखिए, ऐसी कोई संख्या एलिमिनेट हो रही है क्या कि जो 3 से डिवाइड नहीं हो। तो 3 से डिवाइड के लिए क्या करते हैं, सब जो नंबर दे रखे हैं इन सबका जो योग होगा वो 3 से डिवाइड होगा, यानी 3 से विभाजित होगा, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखिए भाई 9 9 18, 5 और 4 9 और 5, ये नहीं हो रही। 9 9 18, 4 और 5 9, 5, ये भी नहीं हो रही। 9 9 18, 4 और 5 9 और 0, तो ये हो सकती है। 9 9 18, 4 5 9 और 0, ये भी हो सकती है। तो यानी कि दो संख्या तो हमारी पहले ये ऑप्शन से, यानी कि पहली जो ट्रिक है अपनी या काम नंबर है उससे ही एलिमिनेट हो गई। अब अपना फोकस है ओनली ये दो संख्याओं पे। अब कोई भी संख्या 2 और 5 से डिवाइड होगी तो 0 तो बनाएगी बनाएगी, तो ये भी हट गया। ठीक है, 0 तो बनेगा ही बनेगा भाई, 2 और 5 से कोई भी संख्या गुणा होगी तो 0 बन जाएगा, 5 दूनी 10, नंबर रह गया अपना 7। अब इन दोनों संख्याओं में ऐसे कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड है, एक बार फटाफट से ये देख लो। नीचे वाले को देख ले पहले, तो 9 5 4 0,
7 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ से करेंगे बेसिक से तो आपको टाइम लगा देगी थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इसका बनेगा आपका एलसीएम 630 बनेगा। 630 से आप 5 अंकों की संख्या 99,999 डिवाइड देके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं और आपकी ईजी गोइंग रहेगा। 7 से करेंगे तो एक बार 2 9 29, 14 बचा, 1 बचा 15, 2 बार गया, 1 बचा 14, 2 0, ये लो, ये तो गया भाई, ये तो डिवाइड हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। एक बार ये भी चेक कर लो। वैसे तो आप फटाफट से आंसर ये टिक कर देते हैं और हम भी कर देते हैं, अगर हम भी एग्जाम दे रहे होते तो मैं भी कर देता, लेकिन एक बार फटाफट से आप ये वाले को भी चेक कर लो, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चेक करने के लिए वही 99 450 करो और 7 से डिवाइड करो। 7 से करा वही 1, ये 4, ये बच गया फिर 14, 2, फिर 50 में डिवाइड जाता नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया? 99,540 आपका आंसर हो गया। ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका है, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम इसी टाइप की लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है क्वेश्चंस की। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यह आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ए, बी एवं सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए भाई, ए बी सी 20, 30 और 60 दिन में, ये एक दिन में 3 करेगा, एक दिन में 2 करेगा और एक दिन में 1 करेगा, तो तीनों का काम हो गया। अब क्या करते हैं, ए 2 दिन तो अकेला काम करता है और तीसरे दिन क्या करते हैं, बी और सी यानी कि 6 काम होता है। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 12 काम हो रहा है। तो 12 का भाग दिया, कितने दिन कितना कटा? 5 बार कटा। और ये काम 12 कितने दिन में हो रहा था? 3 दिन में हो रहा था, तो 3 से गुणा कर दिया, 5 3 15 दिन। तो ये अकेला उस मतलब ए उस काम को इनकी सहायता से कितने दिन में पूरा कर देगा? 15 दिन में पूरा कर देगा। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लासेस के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ गए होंगे। हमने जितना हो सका है हमारी तरफ से क्वेश्चंस को कम समय में करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अपने अन्य साथियों के साथ में भी चैनल को क्लासेस को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि हमें ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रहे हैं और उनको एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले टेस्ट के साथ में कल। हाँ, अरे यार एक ये और है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। देखिए इसमें क्या है, एक बेसिक फार्मूला ये होता है अपना स्टैटिस्टिक्स का, यानी कि सांख्यिकी का एक सबसे बेसिक फार्मूला। इस बेस पे क्वेश्चंस आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। हर दूसरी शिफ्ट में या तीसरी शिफ्ट में आपका इस बार ये टाइप के क्वेश्चंस आता है। देखो एक फार्मूला याद कर लो, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका। आपको क्या होता है, क्वेश्चन में बहुलक पूछा जाता है, आपको माध्यिका दे दी जाती है। इसको डिटेल में हम है ना कल वाली क्लास में सीख लेंगे। माध्यिका दे दी जैसे 15 और माध्य दे दिया आपको 10, आपसे पूछ लिया बहुलक, तो क्या करेंगे आप डायरेक्ट 3 पंचो 15 45 माइनस 10 2 20 यानी कि 25। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आपका बहुलक आ जाएगा 25। ये मैंने एक एग्जांपल बेसिक से समझा दिया, थोड़ा सा जनरली समझाया है आपको। ठीक है, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम में। हर दूसरे एग्जाम में ये जो फार्मूला है आपको देखने को मिलेगा। हर दूसरी एग्जाम मतलब तो हर दूसरी शिफ्ट में आपको ये फार्मूला मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका। बाकी इसको डिटेल में हम क्लास में सीख लेंगे। इसके 1-2 क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।